हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक खिलजी वंश। यानी हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे के वंश खिलजी वंश के बारे में, यानी जो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी जो कि शासक हैं खिलजी वंश के, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे खिलजी वंश से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देख लेते हैं जिस क्रम से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं उन टॉपिक्स को। देखिए, जो रेड वाले टॉपिक हैं ऑलरेडी हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगी, और वहाँ पर आपको ये सभी टॉपिक मिलेंगे। यानी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं मिडाइवल हिस्ट्री की, और आप उनको भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में, जिसमें खिलजी वंश और अलाउद्दीन खिलजी भी इसी में शामिल हैं। यानी खिलजी वंश के ही शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो कल ही हमने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था कि 5 वंशों को मिलाकर ही दिल्ली सल्तनत बनती है। यानी ये 5 वंश का जो शासन है वो रहा दिल्ली सल्तनत में। और कल हमने गुलाम वंश को कंप्लीट किया था, और आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश को कंप्लीट करेंगे। तो अगर बात करें ऑल ओवर जो 5 वंश हैं, उनमें सबसे कम जिस वंश का शासक रहा तो वो वंश रहा खिलजी वंश। और इसमें 2 या 3 यानी 4 ही कुल टोटल इसमें शासक रहे, जिनमें 2 ही मुख्यतः शासक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं और अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो कल हमने पढ़ा था 1206 ईस्वी से लगाकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और फिर जो खिलजी वंश का टाइम पीरियड है ये माना जाता है 1289 से 1320 ईस्वी तक। तो ये हम कह सकते हैं लगभग 31 साल ही ये जो वंश रहा, इसका शासन रहा दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। और खिलजी वंश को खिलजी क्रांति की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई थी एक इतिहासकार हैं मोहम्मद हबीब। तो मोहम्मद हबीब के द्वारा इस खिलजी वंश को एक खिलजी क्रांति का नाम दिया गया। और बात करें अगर हम संस्थापक की, जो खिलजी वंश है इसकी स्थापना किसने की, इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही इस खिलजी वंश की स्थापना की गई। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल रहा ये 1290 से 1296 ईस्वी तक, यानी 6 साल तक ही शासन किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस खिलजी वंश के अंतर्गत। और पहले अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आक्रमण की जो शुरुआत की थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही की गई थी। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं जो भी भारत में यानी जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए वो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आप महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी हों या गुलाम वंश के शासक हो, सभी ने यहाँ पर दिल्ली के आसपास वाले एरिया में ही अपना आधिपत्य जमाया था। अभी जो साउथ वाला रीजन है, जो इंडियन पेनिनसुला वाला रीजन है, वो अभी पूरी तरीके से सेफ था मुस्लिम आक्रमण को लेकर। बट जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी शुरुआत की और इसने दक्षिण भारत में भी आक्रमण करने की रणनीति बनाई। और यहाँ पर इसने भेजा था अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत में आक्रमण के लिए। और ये क्यों ज़रूरत पड़ी? तो ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि दक्षिण भारत में अलग अलग जो वंश थे उनका शासन हुआ करता था, और इसको नीड थी पैसों की, यानी इसको धन चाहिए था। और इसीलिए इस धन प्राप्ति के उद्देश्य में इसने दक्षिण भारत में आक्रमण करवाया था। और किसके द्वारा? अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आपको बस ये याद रखना ये खिलजी वंश का संस्थापक था, और इसने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम आक्रमण की रणनीति बनाई। और इसने एक पद भी बनाया था आरिज ए मुमालिक, और ये सेना मंत्री का पद हुआ करता था आरिज ए मुमालिक। और इसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हमको काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। यानी खिलजी वंश की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अगर हम बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का जो मुख्य शासक रहा वो अलाउद्दीन खिलजी ही रहा, क्योंकि इसी ने सबसे ज़्यादा शासन किया खिलजी वंश के अंतर्गत। क्योंकि आप देख रहे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने
6 वर्ष ही शासन किया। और जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका जो टाइम पीरियड रहा ये रहा है 1296 से 1316 ईस्वी तक। तो हम ये कह सकते हैं जो 31 ईयर का खिलजी वंश का शासनकाल है उसमें लगभग 20 साल जो शासन किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। तो मुख्य शासक खिलजी वंश का किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि किसका भतीजा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। और इसी ने अपने चाचा यानी कि खिलजी वंश के संस्थापक की हत्या करवा दी थी इसने खुद ही। और फिर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसका जो बचपन का नाम था वो भी आपको याद रखना है। बचपन का नाम इसका था अली गुसास। अली गुरसास इसका बचपन का नाम हुआ करता था। और इसके अलावा इसी ने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था धन प्राप्ति के उद्देश्य से। और इसके द्वारा जो यानी इसके सेनापति हुआ करता था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति बनाया था किसे, मलिक काफूर को। यानी दक्षिण भारत में आक्रमण के लिए मलिक काफूर को सेनापति बनाया था। और मलिक काफूर कौन है, तो एक बार अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आक्रमण पर गया हुआ था, तो वहीं से इसने मलिक काफूर को 1000 दिनार में ख़रीदा था। ये मलिक काफूर एक किन्नर था जिसे अलाउद्दीन खिलजी खरीद कर लाया था गुजरात से। और इसे ही इसने सेनापति बनाया था, यानी अपना सेनापति बनाया था किसे, मलिक काफूर को। और यही दक्षिण भारत में आक्रमण के लिए गया हुआ था। और इसने एक राजा वहाँ पर दक्षिण भारत में हुआ करते थे, प्रताप रुद्र देव यानी एक शासक हुआ करते थे दक्षिण भारत में। और प्रताप रुद्र देव ने ही गोलकुंडा खान से प्राप्त कोहिनूर हीरा, जिसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी अलग अलग समय पर। तो सबसे पहले अगर कोहिनूर हीरा का अगर मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे पहले नाम आता है तो आप इसी जगह नाम देखेंगे। प्रताप रुद्रदेव ने ये गोलकुंडा खान से जो प्राप्त कोहिनूर हीरा था ये मलिक काफूर को दिया था। और फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया ये जो कोहिनूर हीरा था। तो कोहिनूर हीरा की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है जब प्रताप रुद्रदेव ने गोलकुंडा खान से प्राप्त इस हीरे को मलिक काफूर को दिया था। फिर आगे भी आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई जगह आपको कोहिनूर हीरा देखने को मिलेगा। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा भी इस हीरे को ले लिया जाता है। तो कई जगह आप इसका नाम सुनेंगे, राजा रणजीत सिंह के संबंध में भी कोहिनूर हीरा, तो वो आप आगे देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कोहिनूर हीरा का अलग अलग जगह वर्णन किया गया है। और बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की, तो इसने उपाधि धारण की सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय की। यानी ये अपने आप को एक बहुत ही ताकतवर शासक मानता था। जैसे सिकंदर ने पूरे दुनिया को जीतने का एक लक्ष्य बनाया था, उसी प्रकार से इसने खुद को सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि खुद को दी थी। और इसका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था दिल्ली के लाल महल में, जो कि बनवाया था बलबन ने। तो बलबन के द्वारा बनवाए गए दिल्ली के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ। और अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो, जिनका नाम आप कई जगह सुनते हैं, तो अमीर खुसरो दरबारी कवि हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में। जैसे अलग अलग हमने देखा महमूद गजनवी के शासनकाल में जो उनके कवि हुआ करते थे, जिनमें कुतुबी, फिरदौसी, अलबरूनी, इसी प्रकार से सभी जो शासक रहे, तो सभी शासकों के शासनकाल में अलग अलग उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, जिनसे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में ही था। वैसे ही अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो ने कई शासकों के अंडर काम किया, यानी कई शासकों के शासनकाल में इसने काम किया। इसकी शुरुआत होती है बलबन के शासनकाल में, इसने कार्य करना शुरू किया था। फिर बलबन के बाद जब खिलजी वंश का शासन आया तो फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ काम किया, यानी उसके दरबारी कवि के रूप में कार्य किया। और फिर बलबन से लेकर MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन आएगा। और तुगलक वंश के ही शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके शासनकाल तक अमीर खुसरो ने कार्य किया। यानी अमीर खुसरो का जो संबंध है वो 3 वंश से रहा है दिल्ली सल्तनत में, ये आपको याद रखना है। और अमीर खुसरो को ही क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तोता ए हिंद की हिंद किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। और साथ ही साथ सितार का जनक, सितार और
तबला का जो जनक है वो भी माना जाता है किसे, अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो के द्वारा एक बुक भी लिखी गई, खमसा ए खुसरो। लेकिन ये बुक एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती है क्योंकि इसके नाम में ही छुपा हुआ है खुसरो, तो आप आसानी से आंसर दे देंगे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में। बट अमीर खुसरो के बारे में इतनी जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। और इसने इसने ही काफ़ी सारी जो प्रशंसा में कई लेख लिखे अलाउद्दीन खिलजी के, जब इसने राजपूत में आक्रमण किया था। राजपूताना जो भी किले थे, रणथंभौर का किला हो या चित्तौड़ का किला हो, वहाँ पर आक्रमण किया था, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही था। और इसीलिए इसने प्रशंसा की है कई जगह अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि दरबारी कवि का काम ही यही होता था अपने राजा की प्रशंसा करना। तो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे कर लगाए, जिनमें शामिल था खुम्स कर। खुम्स कर क्या था, ये युद्ध में लूटा गया धन होता था जिसे खुम्स कर कहा जाता था। और उसके अलावा इसने 2 नए करों की भी शुरुआत की, जिसमें है चरी कर और घरी कर। अब ये क्या कर हैं, तो चरी कर होते थे बेसिकली जो एनिमल फीडिंग टैक्स है उसे ही चरी कर कहते हैं, जो चरवाहों पर यानी चरागाहों पर लगाया जाने वाला कर था एनिमल फीडिंग टैक्स, वो चरी कर होता था। और घरों पर यानी हाउस टैक्स को ही घरी कर कहा गया। तो ये कर भी किसके द्वारा लगाए गए, ये लगाए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसके अलावा दाग प्रथा और हुलिया प्रथा, यानी सेना में दाग प्रथा और हुलिया प्रथा भी किसने स्टार्ट की थी, ये भी स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्टार्ट की गई, और इसके द्वारा ही सबसे पहले भूमि की पैमाइश भी कराई गई। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको याद रखनी है। और ये पहला शासक था जिसने सेना को नगद वेतन दिया। पीछे हमने देखा इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या हुआ करता था, एकता प्रणाली थी, यानी युद्ध में जो भी ज़मीन लूटी जाती थी वही सेना को दे दी जाती थी। बट सेना को नगद वेतन देने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही यहाँ पर बना था। और इसने कई जगह आक्रमण भी किए। यानी अगर हम बात करें इसके राजधानी की, तो इसने अपनी राजधानी, वैसे तो ये दिल्ली सल्तनत में ही शामिल थी, बट इसने अपनी राजधानी बनाया था सीरी को। और सीरी को ही कहा जाता है सेकंड दिल्ली, यानी सेकंड दिल्ली कहा जाता है किसे, सीरी को। तो इसने अपनी राजधानी सीरी बनाई थी। वैसी राजधानी ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगी, और वो लोदी वंश तक राजधानी आपको दिल्ली ही देखने को मिलेगी। फिर इब्राहिम लोदी ने इसे आगरा स्थानांतरित की थी, जो दिल्ली राजधानी हुआ करती थी। अब अगर हम बात करें इसके निर्माण कार्य की, यानी इसने कई जगह आक्रमण किया, जिनमें शामिल है रणथंभौर का किला और उसके बाद चित्तौड़ का किला। तो काफ़ी विशालकाय ये किले हुआ करते थे राजपूताना शासनकाल के। तो रणथंभौर और चित्तौड़ के किलों पर इसने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान यहाँ का जो शासक था रणथंभौर किले का, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो उसकी महारानी थी वो जौहर प्रथा को यानी जौहर प्रथा के द्वारा अपना जौहर कर लेती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये जो मुस्लिम शासक हैं ये उनसे विवाह करें, फिर उनसे ज़बरदस्ती करें। तो इसलिए एक रीति हुआ करती थी, एक प्रथा हुआ करती थी, जैसे सती प्रथा, उसी प्रकार से एक राजपूत शासनकाल में एक प्रथा हुआ करती थी जौहर की प्रथा। यानी जब किसी का पति युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो फिर जो उसकी पत्नियाँ थीं वो खुद ही आग में अपने आप को दहन कर लेती थी, यानी जौहर प्रथा, जौहर कर लेती थी, ऐसा कहा जाता है। तो फिर रणथंभौर और चित्तौड़ में आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथ ही साथ अगर हम बात करें निर्माण कार्य की, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कराया गया अलाई दरवाज़ा का। अलाई दरवाज़ा ये क्या है, तो कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का एक द्वार बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है। और उसके अलावा 1000 स्तंभों यानी 1000 खम्भों वाला जो महल है वो भी बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी, यही आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर खिलजी वंश से क्वेश्चन कहीं पर बनता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं मुबारक शाह खिलजी की। मुबारक शाह खिलजी जो कि एक और अन्य शासक है खिलजी वंश का, और इसका शासनकाल रहा 1316 से 1320 ईस्वी तक, यानी 4 साल तक ही इसका शासन रहा। और ख़ुद को खलीफा कहने वाला ये पहला शासक हुआ मुबारक शाह खिलजी, यानी खुद को खलीफा की उपाधि
देता था, यानी खुद को ही खलीफा कहता था। और ये शासन काल में यानी जो शासन चलाना था उसमें इसकी कम दिलचस्पी थी, बाकी ये भोग विलास में ज़्यादा लीन रहता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो यानी मुबारक शाह जो खिलजी है, ये दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन के आता था, मुबारक शाह खिलजी। और इसीलिए इसका शासन जो है वो आपको 4 साल ही देखने को मिलेगा, यानी 4 साल के बाद इसका शासन वहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर 1320 में जो अंतिम शासक है खिलजी वंश का, उसका क्या नाम है, तो वो है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। और इसका भी प्रभाव ना के बराबर रहा, यानी इसने 1 साल ही शासन किया और फिर गाजी मलिक ने, जो कि तुगलक वंश का शासक हुआ करता था, उसने इसकी हत्या कर दी। और फिर स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की। और तुगलक वंश सबसे लॉन्ग टाइम चलने वाला वंश है, यानी दिल्ली सल्तनत में अगर बात आती है सबसे ज़्यादा शासन करने की तो वो है तुगलक वंश। यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो शासन रहा वो तुगलक वंश का ही शासन रहा। और इसमें कई सारे शासक आए तुगलक वंश के, जिनमें आप पढ़ेंगे MBT के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में, और भी कई सारे जो शासक हैं तुगलक वंश के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, अगली क्लास में, क्योंकि एक दिन में हम एक वंश को कंप्लीट करते हैं अच्छी तरीके से। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस मेडाइवल हिस्ट्री के साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स भी कवर करते हुए चलते हैं, यानी वीकली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं, तो उसे भी आप देखें, जिससे आपका पूरे सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर हम बात करें तो SSC CHSL इसकी भी, यानी 2020 की जो परीक्षाएँ हैं जो 2021 में हुई, तो इसकी भी जो आंसर की है वो आ चुकी है, यानी जो भी क्वेश्चन इसमें आए हुए थे वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं, हम ये कह सकते हैं। और बात करें अगर हम NTPC परीक्षा की, तो इसकी भी आंसर की आ चुकी है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। और अब SSC CGL की भी जो आंसर की है वो भी आने वाली है जल्दी ही। तो ये जब तीनों आंसर की आ जाएंगी तो यहाँ पर हमको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जैसे ही हमारी ये हिस्ट्री क्लास कंप्लीट होती है, यानी हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, तो जो भी हिस्ट्री रिलेटेड इन तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से, सभी को हम एक जगह कंपाइल करके उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, जिससे आप ये भी आपको पता चल सके कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो इस वर्ष पूछे गए इस हिस्ट्री से, वो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।